जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा, हाउ मोदी डिस्ट्रॉयड प्लान खालिस्तान, मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले बता देता हूं, इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे डिबेट तो नहीं कहेंगे, डिस्कशन का एक जो बेसिक पार्ट है वो ये कि मैं बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मतलब हिस्ट्री का स्टूडेंट ही हूं, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतिहास में जो पद चिन्ह हैं, जो फुट मार्क्स हैं, जो इम्प्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं किसी बड़ी घटना के बाद, तो असलियत में बहुत सारी घटनाओं को आपस में हम जोड़ते हैं और उसके बाद जो सीन क्रिएट होता है वो एनालाइज करके कोशिश करते हैं कि रियल पिक्चर सामने आए कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा और कौन क्या कैसे क्या कर रहा होगा। ऐसा ही कुछ खालिस्तान के मामले में भी मुझे नज़र आने लगा, या मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा डिस्कस कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फैक्चुअली अगर आप देखें तो अभी अमृतपाल यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, ऐसे वैसे, इन सब फैक्ट्स के ऊपर मैं नहीं जा रहा। AKF बन रही है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल रही हैं, इधर बेस बदल के भागा, इस घर में रुका, मेरे पास ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लगातार ग्रैब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इन इन्फॉर्मेशन से को सिर्फ कंफर्मेशन की फॉर्म में देखना है और किस डायमेंशन में क्या चीज़ घूम रही है वो देखना है। तो सबसे पहले खालिस्तान की अगर बात की जाए तो भाई, असलियत में खालिस्तान शुरू क्यों हुआ, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि भाई खालिस्तान असल में शुरू हुआ इंटरनल या यूं कहें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ, क्या नाम है, पंजाब। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो असलियत में खालिस्तान की जड़ यहाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख जो है वो एज अ सेपरेट रिलीजन डिक्लेयर अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो कि किसी रिलीजन को चाहिए वो सिखिज्म के अंदर है। चाहे आप कोई गुरुज या प्रीचर्स और रियल प्रीचर्स कहें, प्रॉफिट्स कहें, वो गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब तक सभी थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई स्क्रिप्ट चाहिए तो पंजाबी स्क्रिप्ट है, रिलीजियस प्लेस चाहिए तो अमृतसर है, और अमृतसर के साथ बहुत सारे हैं। रिलीजियस डॉक्यूमेंट चाहिए, रिलीजियस टेक्स्ट चाहिए तो गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद सेपरेट पहचान चाहिए, सेपरेट ट्रेडिशन चाहिए, तो ट्रेडिशंस काफ़ी हद तक हिंदुइज्म से मिलते जुलते हैं। नाम जो है वो काफ़ी हद तक हिंदू ट्रेडिशंस या हिंदू कल्चर से मिलते जुलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सिख एक धर्म के फॉर्म में उभर कर आया। सिखिज्म, जिसे सिखी कह रहे हैं, वो धर्म की फॉर्म में उभर कर आया। जब कोई भी धर्म का यानी रिलीजन का ओरिजिन होता है तो रिलीजन के ओरिजिन का एक पार्ट ऐसा होता है, एक फेज ऐसा होता है जब वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन, जिसे आप क्लर्जी क्लास कहते हैं, वो उभर कर आता है, पुजारी वर्ग। और वो क्लर्जी क्लास उस पूरे के पूरे रिलीजन को हाईजैक कर चुका होता है और सारे सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में रख लेता है। गुरुद्वारा जो मैनेजमेंट थी उस मामले के अंदर ऐसा ही हुआ, और गुरुद्वाराज के अंदर जो रेवोल्यूशन था वो असलियत में उसी क्लर्जी क्लास, उसी पुजारी वर्ग के अगेंस्ट था, जिसने पूरे का पूरे सिखिज्म के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट का आउटकम SGPC, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बनाई गई, और ये असलियत में सिखिज्म को मिलने वाली एक टिपिकल बॉडी बनकर उभरी, जो सिखों के रिलीजियस मैटर्स को हैंडल करने लगी। यहाँ से असलियत में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सिखिज्म जो है वो उभर कर आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ना,
इसने पूरे सिस्टम को एक डायमेंशन दे दी, पूरी सिख पावर को एक डायरेक्शन दे दी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिखिज्म चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1920 वाले जो गुरुद्वारा मूवमेंट था या सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट था, उसने जैसे ही इस बॉडी को जन्म दिया, कहीं ना कहीं इस बॉडी की वजह से रेडिकलिज्म इन सिखिज्म भी फैला। क्योंकि आप इसे समझ लीजिए, जब आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ कहीं एक ही तरीके के लोगों के बीच में बैठते हैं, जिसका माइंडसेट भी आपके जैसा ही होता है। भाई, आप अगर एक ही जाति के लोगों के बीच में बैठेंगे और उन्हीं के साथ सब कुछ करेंगे तो आपकी बुद्धि उस जाति के लोगों जैसी हो जाएगी। आप अगर केवल व्यापारी वर्ग के साथ बैठेंगे तो आपकी बुद्धि व्यापारियों वाली होगी। आप अगर क्या नाम है इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ बैठेंगे तो आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म जिसके अंदर और उसमें जहां ओपन डिस्कशन दूसरों को क्रिटिसिज्म करने का हो रहा हो, उनके बीच में बैठेंगे तो वहां वैसा ही आपका माइंडसेट होना शुरू होगा। और उसके अंदर रेडिकलिज्म नाम का जो जहर है, वो जो नशा है, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। ये मैं किसी सिखिज्म या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या किसी के लिए नहीं कह रहा, ये मैं उन मंदिरों के लिए भी कह रहा हूं, या उन मदरसों के लिए भी कह रहा हूं, या क्रिश्चियन स्कूलों के लिए भी कह रहा हूं, जो अपने आप को सुपीरियर मोस्ट समझकर दूसरों को हमेशा अपने से सेकंड समझते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है जो कि नेचुरली निकल कर आता है। तो यहां से कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म इन सिखिज्म थोड़ा थोड़ा पनपने लगा, खासकर उन लोगों के बीच में जो डेडिकेटेडली एसजीपीसी से जुड़े हुए थे। अब यहां से इसी रेडिकलिज्म का जो आउटकम था वो था अकाली दल। अकाली दल जो है वो पंजाब में रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगा। और इस रिलीजियस पॉलिटिक्स का सीधा मतलब ये है कि पॉलिटिक्स रिलेटेड टू रिलीजन, और रिलीजियस पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ऑफ सिखिज्म करने लगा। अब यहीं से कलेश शुरू होता है कि भाई, जब आप रिलीजियस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हो तो उसका नेचर रेडिकलिज्म होता है, यानी कट्टरवाद होता है। यही कारण है कि बीजेपी सपोर्टर्स का भी सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो कट्टरवाद को बढ़ना है कि भाई वो लगातार रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगले वाला जो लीडर है वो पिछले वाले से ज़्यादा रेडिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा होता है, ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा होता है। राइज ऑफ अकाली दल और ग्राउंड लेवल उसका जो बहुत मजबूत हो रहा था ऑन द नेम ऑफ सिखिज्म, वो कहीं ना कहीं थ्रेट टू पंजाब के लिए ये एक थ्रेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब कांग्रेस मेनली पंजाब गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो बेअंत सिंह हुए, चाहे बूटा सिंह हुए, चाहे ज्ञानी जैल सिंह हुए, ये वो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के पंजाब के अंदर बहुत बड़ा बड़ा नाम होते थे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले या लिबरल लीडर्स होते थे, वो अकाली दल की रेडिकल पॉलिटिक्स को किसी भी फॉर्म में काउंटर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस अकाली दल को वर्सेस करने के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए थी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां एक पर्सनैलिटी चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए। यानी अकाली दल रेडिकल पॉलिटिक्स कर रहा, रिलीजन की रेडिकल पॉलिटिक्स कर रहा है, शिरोमणि अकाली दल जो है, तो यहां इसके वर्सेस में एक मोर रेडिकल पर्सनैलिटी चाहिए होती है। अब यही तो प्रॉब्लम है कि असलियत में मामला यहीं से शुरू होता है कि जब आपको अकाली दल जो रेडिकल पॉलिटिक्स कर रहा है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा कट्टर चाहिए, तो यहां से आप एंट्री करवा रहे हैं
भिंडरवाला, जरनैल सिंह भिंडरवाला। ये जो जरनैल सिंह भिंडरवाला है, इसकी जो पॉलिटिक्स थी, ऑब्वियस सी बात है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइडेंटिटी जो थी वो यही थी कि वो ज्यादा धार्मिक, ज्यादा कट्टर बातें कर रहा होता था। और यहीं से जब रेडिकलिज्म के बीच में वर्सेस निकल कर आता है और यहां से कंपटीशन टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज मोर रिलीजियस जब शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं यहीं से एक नशा बन जाता है। ये एक इंटॉक्सिकेंट होता है कि कौन ज्यादा नशा कर पा रहा है धर्म के नाम का, या कौन ज्यादा धार्मिक है। ये नशा है, ये एक तरीके का ड्रग है, ओपियम है, अफीम है, नशा धर्म का। जब यहां ये इंटॉक्सिकेंट है तो इसकी डोज जो है वो लगातार बढ़ानी पड़ती है। और जब नशे की डोज लगातार बढ़ाओगे, वो धर्म में भी है, कौन ज्यादा धर्म के मामले में लड़ने वरने को तैयार है, तो उसकी डोज जैसे जैसे बढ़ाओगे, इस भिंडरवाला को ये चीज समझ में आ रही थी। तो यहां पर ऑटोनॉमी टू सिख स्टेट इसकी जब डिमांड होने लगी, तो यहां तक मामला कहीं ना कहीं डोमेस्टिक था, लेकिन यहीं से लगातार रिस्क बढ़ता जा रहा था। भिंडरवाला का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लिबरल लीडर्स थे, वो भिंडरवाला को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं थे। इसका आउटकम ये था कि अभी तक जो मामला यहां पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, और फेज 1 अगर आप इसे कहो भिंडरवाला का ओरिजिन, तो फेज 2 शुरू होता है। और इस फेज 2 में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स वॉज चेंजिंग। लगातार जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदल रही थी। कैसे, वो समझिए। जियोपॉलिटिक्स बदल रही थी, क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर जो था वॉज एंटरिंग इनटू न्यू फेज, और शायद इंडिया जियोपॉलिटिक्स के इस पैटर्न को समझ नहीं पाया। कैसे, वो समझिए। असलियत में कोल्ड वॉर का जो सिस्टम था वो बदल रहा था। कोल्ड वॉर लगातार इसका पैटर्न बदल रहा था। कैसे? और जियोपॉलिटिक्स का बैटल ग्राउंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अभी तक जो बैटल ग्राउंड था 1970 तक जो पूरा जियोपॉलिटिक्स का बैटल ग्राउंड था वो ईस्टर्न एशिया था। ईस्ट एशिया कैसे था? अगर आप देखें तो कभी यहाँ कोरियन वॉर हो रहा था, कभी वियतनाम वॉर हो रहा था, कभी ताइवान के मामले में जियोपॉलिटिक्स बदल रही थी, और यहाँ चाइना अमेरिका का दोस्त बन रहा था। और 1972 के अंदर तो पहला अमेरिकन राष्ट्रपति चाइना का दौरा करता है। निक्सन जो है वो चाइना का दौरा करता है, और पहला ऐसा अमेरिकन राष्ट्रपति जो चाइना का दौरा करता है। अब आप समझकर देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि चाइना 1972 के अंदर अमेरिका के पाले में चला जाता है, और 1975 में अमेरिका वियतनाम से बाहर निकल जाता है, और जियोपॉलिटिक्स का जो अखाड़ा ईस्ट एशिया होता था अब वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से आप देखेंगे तो सीरिया के अंदर बशर अल असद के बाप की सरकार आ जाती है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन जो है बाग पार्टी वाला, वो चेंज करके अपनी सत्ता मजबूत कर रहा है। लीबिया के अंदर
जो है गद्दाफी वो स्ट्रांग हो रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं इजिप्ट का सपोर्टर, यूएसएसआर का सपोर्टर है। और इजिप्ट जो है वहां पर भी होस्नी मुबारक की जो सरकार या उससे पहले जो सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर के फेवर की सरकार थी। और यहां पर यूएसएसआर ताकतवर होता जा रहा था। तो सिंपल सी बात, और उससे ज्यादा मजे की बात, इंडिया यहां पर सोशलिस्ट आइडिया या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर चुका था 1971 के अंदर, 1976 में। अब आप खुद सोच कर देखिए, यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म लगातार बदल रहा है। ओल्ड बैटल ग्राउंड जो है अमेरिका को समझ में आ गया, अब ये नहीं है, चाइना दोस्त है, रशिया को निपटना अलग ही लेवल पर जरूरी है। और यहां लगातार चेंजेस हो रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज यहां हुआ जब ईरान के अंदर से वो जो शाह था उसे भगा दिया गया और 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। अब खालिस्तान देखना जियोपॉलिटिक्स से कैसे जुड़ेगा। 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हो जाता है और 1979 में यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर लेता है एक तरफ। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर, तो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर रशिया की एंट्री 79 के अंदर अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अब यही पूरे का पूरा मामला समझिए। अभी जैसे बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर यूक्रेन चला गया है 2021 के अंदर, 2014 से ये बैटल ग्राउंड पक रहा था। सोच कर देखिए, आज भी ऐसा ही हो रहा है, पहले भी ऐसा ही था। और उसमें मैं अभी आपको मोदी के गेम प्लान को बताऊंगा, इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। उस चीज के लिए क्षमा करें कि भैया मैं क्या कर सकता हूं यार, अब चीजें समझानी है ना, उल्टी सीधी पता नहीं कहां कहां से जुड़ रही होती है। भाई मैं फैक्ट्स नहीं बता सकता, मेरे को तो फुट स्टेप्स जो हैं उनको कनेक्ट करना होता है कि पहले जैसा बदलाव हुआ आज भी वैसे ही हो रहा है, और गेम प्लान क्या है तभी तो निकल के आएगा, समझे। तो अब आप इस चीज को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। 2014 के अंदर यूक्रेन, सोचकर देखिए 2013 में अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जाएगा, इसकी बातचीत शुरू हुई। और 2014 में यूक्रेन की फॉर्म में नया बैटल ग्राउंड बनकर तैयार था कि अब हम यहां चलकर लड़ेंगे। तो अब सोचकर देखिए 1978-79 में जो बैटल ग्राउंड शुरू हुआ वो 21 तक चला। तो भैया उससे पहले भी तो बैटल ग्राउंड यहां खत्म हो गए होंगे। तो यहां बैटल ग्राउंड कहां से आया? ईस्ट एशिया से बैटल ग्राउंड उठकर आया, अफगानिस्तान और साउथ एशिया। अब वो यूरोप चला गया, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा था। अब सोच कर देखिए बिल्कुल शांत दिमाग से, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लड़ने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका के लिए एक बैटल ग्राउंड है अफगानिस्तान। सोच कर देखिए, अब अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड अमेरिका के लिए बन चुका है। अब क्योंकि ये बैटल ग्राउंड है तो इस बैटल ग्राउंड में यूएसएसआर यहां खुलकर लड़ने की तैयारी में है। अमेरिका पाकिस्तान के पीछे यहां पर खड़ा हुआ है और यहां पाकिस्तान के दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जिसने अमेरिका की मदद से, जिसने, मैं जान के ये मैं पैसा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि असलियत में खेल क्या है, ठीक है। मैं भी इन दोनों इलाकों को अपने देश का हिस्सा मानता हूं और मैं चाहूंगा कि मानने की जगह मैं वहां घूम कर आऊं और कराकोरम, या मैं चाहूंगा कि कश्मीर होते हुए मैं वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाऊं और सेंट्रल एशिया से रशिया के साइबेरिया घूम के आऊं। ये मेरी मरने से पहले की एक बड़ी तगड़ी वाली इच्छा है, ताकि 100 डिग्री से टेम्परेचर के अंदर वहां गर्म पानी का मग उछालकर बर्फ बनते हुए देखना चाहूं। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो, वो उसमें ज्यादा मजा तब आएगा जब मैं बाय रोड इंडियन वीजा से अफगानिस्तान में एंटर करूं, बाय रोड, और बीच में इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर रियलिटी में मैच कर रहा हो,
इस पे नहीं, लेकिन अभी रियलिटी को समझिए। यहां कलेश क्या था, वो ये था कि पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट में आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका हो चुका है और रशिया से इसकी दोस्ती जग जाहिर, दुश्मनी जग जाहिर हो चुकी है। यानी अब सोचकर देखिए, बैटल ग्राउंड चाइना नहीं है, बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान है और मेन सपोर्टर अमेरिका का पाकिस्तान है। अब कलेश यहीं से शुरू होगा। अमेरिका चाहेगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को किसी भी फॉर्म में डिस्टर्ब ना करे और पाकिस्तान खुले तौर पर अमेरिका की बिना किसी टेंशन के मदद करता रहे। ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया को इंडिया के ही इंटरनल इश्यूज के अंदर हरा दिया जाएगा। यहां खेल देखिएगा, यहां खेल देखो। यहां पर इंडिया के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें उठाकर देखेंगे तो सबसे पहला इशू कश्मीर। मजे की बात, 1978-79 में कश्मीर में कोई टेंशन ही नहीं थी। कश्मीर से 370 इशू था, बहस वहस हल्की फुल्की हो जा, बहस भी नहीं होती थी जी, हमारी कोई समस्याएं हैं समाधान करो। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हिंदुस्तान में समस्याएं होती थी वैसे वहां होती थी। हमारे नेता जाते, उनसे बातचीत करते, जो उनको चाहिए होता वो दे देते, काम खत्म। कश्मीर नहीं जल रहा था, लेकिन पंजाब में एक चिंगारी मौजूद थी और उस चिंगारी को जरनैल सिंह नाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जरनैल सिंह अब पंजाब के इश्यूज को सेपरेट स्टेट से जोड़कर देखना शुरू कर चुका था। अब जरनैल सिंह पंजाब के इश्यूज को सेपरेट इश्यूज की फॉर्म में, सेपरेट स्टेट की फॉर्म में जोड़कर देखना शुरू कर चुका है, ऑटोनॉमी मांग रहा है। यहां एंट्री अमेरिका और इसके नाटो फ्रेंड्स की होती है। यहां सोच कर देखिए, इंडिया को घेरने के लिए यहां हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को हवा दी जाती है, म्यांमार के थ्रू। म्यांमार को सपोर्ट करता है अमेरिका और म्यांमार अपने सारे के सारे रिसोर्सेज लगाता है इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया का अगर आप देखो, नेपाल के अंदर जिस तरीके से आप बेल्ट उठाकर देखोगे तो ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है, वेस्ट बंगाल का भी बड़ा इलाका, ये पूरी की पूरी बेल्ट आपको नेक्सलिज्म वाली मिलेगी, नेक्सल डोमिनेटेड बेल्ट मिलेगी। यहां इंडिया को इंसर्जेंसी में फंसाया गया, यहां इंडिया को इंसर्जेंसी में फंसाया गया, यहां इंडिया को नेक्सलिज्म के अंदर फंसाया गया, यहां इंडिया को तमिल इशू में श्रीलंका के साथ फंसा दिया गया, यहां इंडिया का कम्युनल वायलेंस को प्रमोट किया गया कि लगातार यहां दंगे हों और सब चीजें हों। अब आप सोचेंगे कि किसने किसको फाइनेंस किया, तो सिंपल सी बात है, इंसर्जेंसी को म्यांमार के थ्रू सपोर्ट किया गया, नेक्सलिज्म को चाइना ने सपोर्ट किया, कम्युनल वायलेंस के नाम पर ये जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का वहाबिस्ट आइडियोलॉजी पूरी की पूरी है। आप 1976, 78, 79 के अखबार अगर आप उठाकर देखोगे तो एकदम से मस्जिद छुड़ाओ आंदोलन टाइप का एक आंदोलन चला था, जिसमें जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती, जहां मुसलमान मस्जिद होने का दावा करते, जामा मस्जिद के इलाके से ट्रकों में भर भर के मुसलमानों को वहां ले जाया जाता ताकि वहां मुसलमान ऐसे डिस्प्यूटेड इलाकों में जाकर अपनी नमाज अता कर सके और वहां अपना दावा ठोक सके। उस दावे के काउंटर में हिंदुओं का दावा अपनी जगहों पे आना शुरू हुआ, चाहे वो भोजशाला मामला हुआ, चाहे ईदगाह जो मैदान है कर्नाटका में, ऐसे बहुत सारे मामले आपको 78, 79 के बताएंगे। खासकर वो लोग बताएंगे जो आज के दिन 80-90 के बीच के हैं और बोलने की हालत में, क्योंकि वो उस टाइम पर 30-35 की बीच की उम्र के रहे होंगे।
वो 30-35 की उम्र के बीच के इसलिए रहे होंगे, और इसीलिए मैंने कहा उनसे अगर पूछोगे तो वो बताएंगे कि खबरों में ऐसी ऐसी मामले आते हैं। इंदिरा गांधी ने यहां ये गलती करी कि मामले हैं क्या, तो सारे जितने भी डिस्प्यूटेड, लगभग 3000 डिस्प्यूटेड साइट्स नॉर्थ इंडिया की थी, वो सारी की सारी जिलावार एड्रेस वाइज अखबारों के अंदर निकाल दी गई। ये ऑफिशियल, मतलब ये डाटा कहाँ है वो मेरे को अभी देख के दिखाना पड़ेगा, नीचे कोशिश करूंगा लिंक में डाल दूं, लेकिन ऐसे अखबारों में लिस्टें छपी कि कौन कौन सी साइट्स डिस्प्यूटेड हैं। असलियत में इंदिरा गांधी की ये गलती थी, लेकिन गलती नॉर्मली हो जाती है, ऐसा ऐसा कभी कभार मामले को देखना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। यानी यहां नेक्सलिज्म फैल गया, यहां इंसर्जेंसी फैल गई, यहां कम्युनल वायलेंस फैल गया, लेकिन यहां सेपरेटिज्म का एक नेक्स्ट सेक्शन आया, खालिस्तान। कश्मीर में अभी कुछ नहीं था, कश्मीर का खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, खेल तो खालिस्तान में शुरू हुआ। यहां भिंडरवाला को अमेरिका और नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसे हुए जो सिख कम्युनिटी के कुछ लोग थे, उनको फंडिंग दी जाने लगी। उनको जैसे ही फंडिंग दी जाने लगी, पाकिस्तान, भाई उस टाइम बॉर्डर ओपन था, पाकिस्तान ने हथियार वगैरह सप्लाई करना शुरू किया। जिन सिखों को, जो अमेरिका से लेकर सब जगह, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनके अंदर सिखों को फंडिंग दी जाने लगी। पन्नू जैसे 2-4-10 लीडर्स निकल के आने लगे, उनको सपोर्ट किया जाने लगा कि आप खालिस्तान मूवमेंट का इशू उठाएं। भिंडरवाला के रेडिकलिज्म को और बढ़ाने में, हवा देने में कांग्रेस ने चिंगारी लगाई। भिंडरवाला ने उस चिंगारी को थोड़ी थोड़ी आग में कन्वर्ट कर दिया, तेल डालकर उसको हवा देने का काम पाकिस्तान और वेस्ट ने किया, और यहां से इंडिया में एक नए सेक्शन की शुरुआत हुई। यानी पहली बार ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स से जुड़ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ गया जियो पॉलिटिक्स से। और जैसे ही जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा, आप सोचिए, खालिस्तान मूवमेंट, सबसे पहले खालिस्तान मूवमेंट, अब खालिस्तान ने पंजाब को जलाया, यहां पाकिस्तान है, यहां खालिस्तान है, और ऊपर कश्मीर के मामले को उठाया। अब कश्मीर को अलग करना है तो एक तगड़े वाला ट्रायंगल बन गया, जिसमें ड्रग्स, समझे, यहां इंसर्जेंसी होगी और यहां से सप्लाई होगी। ट्रायंगल बना दिया इंडिया के अंदर। क्या पाकिस्तान खालिस्तान में या पंजाब में पैसा नहीं भेजेगा, बल्कि क्या भेजेगा, ड्रग्स भेजेगा। क्योंकि एक पैकेट ड्रग, या तो 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपए का पूरा बैग भर के भेजा जाए, कहां कहां बांटते फिरोगे। आपने क्या भेजा पंजाब में, एक पैकेट ड्रग जिसकी कीमत 5-7 करोड़ रुपए है। उस एक पैकेट को छोटा छोटा करके, मतलब वो जो भी छोटे छोटे अमाउंट में करके पूरे पंजाब के एक इलाके में फैलाया गया, वहाँ से पैसा इकट्ठा किया गया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को कश्मीर भेजा गया, वहीं पर हथियार, गोला बारूद, लोगों को पत्थर मारने के लिए 500-500 रुपये बांटे गए। और पाकिस्तान वो ड्रग सप्लाई कहाँ से करेगा, अफगानिस्तान से करेगा, समझे। और अफगानिस्तान से लड़ाके कहाँ भेजे जाएंगे, कश्मीर। मतलब पूरा एक साइकिल सा कन्वर्ट हो गया। ये था एक तलिस्म जो पहले से मौजूद था। जब इंडिया में कमजोर सरकारें आने लगी तो वेस्ट कंट्रीज को लगा कि इंडिया टूटना, इंडिया को उभरने भी नहीं देंगे लेकिन मरने भी नहीं देंगे। यहां खालिस्तान का टेम्पर धीरे धीरे, कमजोर सरकारों के टाइम पर खालिस्तान का टेम्पर एकदम से धीरे धीरे कम करते चले गए। खालिस्तान का टेम्पर कम करते चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा यही है कि 1996 के आसपास तक जाकर खालिस्तान का विचार तो बचा था, सप्लाई वप्लाई सब बंद, बस ड्रग्स जा रहा था। वॉर वगैरह नहीं था, वॉर कश्मीर में था। और मजे की बात,
2000 के बाद कश्मीर के अंदर भी पत्थरबाजी 2008 तक गायब, सब गायब था 2008 तक। 2008 के बाद दोबारा से रिवाइव हुआ है। शॉर्ट में जब जब इंडिया में कमजोर सरकारें थी, तब तब जब जब कमजोर सरकारें थी तब तब इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी से लेकर सब चीज़ों को लो डाउन किया गया ताकि इंडिया टूटे ना, मरे ना। लेकिन जैसे ही 2014 आता है, 2014 में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट आती है, और एक ऐसी गवर्नमेंट आती है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट आती है, एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि फुल मेजॉरिटी के साथ है और नेशनलिस्ट है और पर्सनैलिटी या पर्सन बेस्ड ना होकर पार्टी बेस्ड है, आइडियोलॉजी बेस्ड है, बीजेपी गवर्नमेंट। अब मैं यहीं से आपके मोदी प्लान को मोदी प्लान को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 के अंदर मोदी के सरकार में आते ही अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो मोदी जी ने 3 चीज़ों के अगेंस्ट सबसे पहले डिस्कशन करना शुरू किया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लगातार इनके 2014, 15, 16 के अंदर लगातार भाषण आपको देखने को मिलेंगे, लगातार भाषण। क्या कि देयर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ब्लैक मनी कि एक तरफ ब्लैक मनी, ड्रग्स और टेररिज्म, ब्लैक मनी, ड्रग्स, टेररिज्म, तीनों के तीनों का एक नेक्सस है, साइकिल है। तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया में ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है और उसमें या तो पॉसिबली ड्रग्स में इन्वेस्ट करोगे, अगर ड्रग्स मतलब ब्लैक मनी से ड्रग्स पहुंचाई जाती है, ड्रग्स की उससे टेररिज्म को पनपाया जाता है और टेररिज्म से दोबारा ब्लैक मनी जनरेट की जाती है। और इस साइकिल के अंदर, इस विशियस साइकिल के अंदर पूरी दुनिया उलझी हुई है। आप 14 से लेकर 2016 के बीच के मोदी जी की लगातार स्टेटमेंट, चाहे G20 हो गई, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया, चाहे दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, सब जगह पर यही था कि टेररिज्म, ब्लैक मनी, ड्रग्स, टेररिज्म, ब्लैक मनी, ड्रग्स। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ भी तो यही था? पाकिस्तान को ब्लैक मनी भेजनी है, पाकिस्तान से ब्लैक मनी, ड्रग्स पंजाब में और कश्मीर के अंदर टेररिज्म। इस साइकिल को उन्होंने नाम लिए बगैर पूरी दुनिया में डोल पीट पीट के बता दिया कि भैया टेररिज्म से लड़ना है तो आपको ड्रग्स माफिया और ब्लैक मनी को भी मारना पड़ेगा, ड्रग्स माफिया, ब्लैक मनी को भी मारना पड़ेगा, तभी जाके आप टेररिज्म से लड़ पाओगे। और न जाने कितनी कितनी कहानियां इनके साथ लगातार चलती चली गई। अब इसका अगला स्टेप क्या था? हालांकि मैं उस नोटबंदी के ऊपर नहीं जाऊंगा, जीएसटी पर नहीं जाऊंगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बेफालतू की बहस में मैं उलझ जाऊंगा। लेकिन 2019 दुनिया के लगभग सभी देशों को लगता था कि मोदी जी जो हैं वो सत्ता में दोबारा नहीं लौटेंगे। उनको ये भी लगता था कि मोदी जी अगर आ भी जाएंगे तो कमज़ोर बन के आएंगे और इस बार एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जो वोट्स मिलेंगे, वो सीटें मिलेंगी, वो 230-250 के बीच में थी। मैं इस चीज़ को पूरे तरीके से मानता हूँ कि वो जो पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ ज़रूर है। क्यों पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ है? क्योंकि जिस तरीके से एक अजम्पशन थी कि 230 से 250 के करीब सीटें आएंगी, पॉसिबिलिटी पूरी है हमारे
प्यारे पड़ोसी ने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा मोदी को और धक्का दे दूं तो ये सीटें 200 के आसपास तक आएंगी और 70 सीटों के लिए मोदी जी को लगातार दूसरे कमज़ोर छोटी छोटी पार्टियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सरकार कमज़ोर रहेगी। प्लान खालिस्तान 2014 से ही शुरू था। 2019 के अंदर मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और कैप्टन अभिनंदन प्रकरण एंड ऑल और 303 के करीब सीटें आ गई, लेकिन 2019 के अंदर जो गलत फहमी भारत के विपक्ष और दुनिया ने पाल रखी थी वो सारी धराशायी हुई, 303 सीटें आई। अब ये बहुत बड़ा शौक था इन सब के लिए। यहाँ से वो जो मन गढ़ंत चीज़ें लग रही थी, अर्बन नेशनलिज्म एंड ऑल, वो सब एकदम से प्रकट होने लग गया। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट। अच्छा, मज़े की बात यह है, इस किसान मूवमेंट को अगर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने एपीएमसी एक्ट पास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो एपीएमसी एक्ट्स की सीरीज थी, ये असलियत में इसका प्रोटेस्ट की फॉर्म में पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्होंने इसे शुरू किया। पंजाब के फार्मर्स जो थे उनके मामले में वहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ अकाली बीजेपी नेक्सस के, मतलब अकाली बीजेपी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। और मेरा पूरा मानना है कि इसके पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर नज़र आ रहे थे, जिन्होंने पंजाब के अंदर इस मूवमेंट को चालू किया। अब यहाँ जब तक ये पंजाब में मूवमेंट था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमांड में था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा अच्छा खासा था। और सेंटर में कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने स्ट्रांग पंजाब में हो जाएं कि उनका अल्टरनेट मिलना मुश्किल हो जाए, और इस तरीके से इस मूवमेंट को उनके हाथ से खिसकाना था। यहाँ पर एक नया प्लेयर एंट्री करता है और उसका नाम है, आप तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपना केजरी। केजरी एक ऐसा प्राणी है जो सत्ता की भूख में अपने घर वालों को भी बेचते हुए देर ना लगाए, उसकी कसम तो खा के बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई अपने बच्चों की कसम खा रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बंदा कसम सबके सामने खा के झूठ बोल सकता है, अनैतिकता की पराकाष्ठा तो यही नज़र आती है। इन जैसों को हम अपना रोल मॉडल जिस दिन बनाना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे सिस्टम को तार तार होते हुए देर नहीं लगेगी। ये केजरीवाल जो है, इसे एक वोट बैंक चाहिए था पंजाब के अंदर। अब केजरीवाल को वोट बैंक चाहिए पंजाब में, तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर रिलीजन की पॉलिटिक्स होती हो, जहां पर कास्ट की पॉलिटिक्स होती हो, अपर सिख लोअर सिख निरंकारी वर्सेस निहंग की पॉलिटिक्स होती हो, जहां पर हिंदू अपना वोट बैंक अलग लेवल लेके बैठा हुआ हो, ऐसी जगह पे आप बिना किसी रेडिकल एलिमेंट की सपोर्ट के चुनावों के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये पक्की बात है। यहाँ यही हुआ, केजरी ने जब फंड रेजिंग करना शुरू किया तो इसके ऊपर आरोप है कि इसने और मनीष सिसोदिया ने यहाँ वो जो खालिस्तानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क ऐसे ऐसे देशों के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ विजिट करना शुरू किया। मनीष सिसोदिया पर तो आरोप है शायद स्वीडन या डेनमार्क में से किसी देश का विजिट जब ये करता है तो रिनॉन्ड खालिस्तानी सपोर्टर या बंदे के घर में पूरी एक रात रुकता है। और जो ये फंड रेजिंग हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फंड रेजिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि खालिस्तान के सपोर्टर्स का जो वोट है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को मिला। तभी पहली जो पिछली विधानसभा थी 2022 में, अभी इलेक्शन हुए 2017 की विधानसभा में
केजरीवाल को पंजाब में 38 सीटें मिली थी और पंजाब की राज्य वो विधानसभा के अंदर भी केजरीवाल को राज्य पंजाब से जो लोकसभा में सांसद आते हैं, 2 सांसद या 3 सांसद, 2 सांसद थे वो पंजाब से ही आए थे, दिल्ली से। तो इसका वोट बैंक जिसे कहते हैं ना, 7 सीटों पे जमानत जब्त थी। अब हुआ क्या, यहां से सपोर्टर्स का वोट दिखाई दे रहा है। तो ये वोट जो था, यहां पर खालिस्तान को एक पार्टी मिल गई, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि खालिस्तान से अकालियों ने अपना किनारा कर लिया था और कांग्रेस इनको घास डालती नहीं थी, तीसरी कोई पार्टी थी नहीं। खालिस्तानियों को एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जो कम से कम विपक्ष में तो बैठी हुई हो और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करे। इसमें कोई दो राय नहीं, अकालियों ने अपना खालिस्तानियों से पल्ला झाड़ रखा था और साथ साथ कांग्रेस ने भी झाड़ रखा था। यहां पर एंट्री केजरीवाल की जैसे ही होती है, खालिस्तानियों ने अपना पूरा सपोर्ट केजरीवाल को दिया, केजरीवाल ने उसका फायदा उठाया। अब देख लो सर, विपक्ष में बैठ गया। एक तरफ केजरीवाल विपक्ष में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पंजाब फार्मर्स का प्रोटेस्ट होता है एपीएमसी एक्ट के मामले में। कहां पर? पंजाब में। अब एकदम से पंजाब के अंदर से वो मूवमेंट सीधा दिल्ली बॉर्डर्स पर आ जाता है। सिंधु बॉर्डर्स एंड ऑल, दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर ये मूवमेंट आ जाता है। यहां पर खालिस्तान को एक मौका मिल गया, यहां से एंट्री होती है खालिस्तान की। जैसे ही वो किसान मूवमेंट खालिस्तान पे आता है, वो दिल्ली बॉर्डर्स में आता है, एकदम से खालिस्तान के सपोर्टर्स की वहां पर एंट्री होना शुरू हो जाती है। नहीं तो भाई एक बार जाकर सिंधु बॉर्डर के आसपास के गांव वालों से पूछिए, आसपास के लोगों से पूछिए, जिन लोगों ने इन खालिस्तानियों का वहां पर तांडव देखा है, साइकिल पे, बाइक पे, जीप पे, कार पे, टी शर्ट्स पे, पग पे, हर जगह पर आपको खालिस्तान और भिंडरवाला की फोटो। हम ये मानते हैं कि चलो खालिस्तान नहीं का हो सकता है वो कंडा हो सकता है वो जो धर्म का प्रतीक हो, लेकिन भिंडरवाला की जहाँ जहाँ फोटो होगी वहाँ पर हम मान के चलेंगे कि ये बंदा खालिस्तान को सपोर्ट करता है। उन गांव वाले लोगों से पूछकर देखिए जो खालिस्तान में वो इस भिंडरवाला की टी शर्ट पहनकर घूमते थे। आए दिन लोग उन खालिस्तानी के वो भिंडरवाले की फोटो देखते ही लोगों को पीटना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि जितना प्रो खालिस्तान माइंडसेट पंजाब के अंदर है, उतना ही एंटी खालिस्तान माइंडसेट हरियाणा के अंदर। मेरा तो स्टेट है ना, मैं जानता हूँ। यहाँ तो मैं अगर टी शर्ट किसी को खालिस्तान की पहनते हुए, वो भिंडरवाला की टी शर्ट पहने हुए देखो तो मेरा खून खौलता है। अब वो तो मेरे से कहीं ज़्यादा जोशीले हैं भाई, मेरे तो एक थोड़ा एज फैक्टर मैटर करता है, वो तो वैसे ही लड़ पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ सोचिए, यहाँ दिल्ली बॉर्डर, यहां से असलियत में दिखाई दे गया कि यहां पर किसानों के बीच में, किसानों के भेष में खालिस्तानी बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, मैं किसी को पॉजिटिव नहीं कह रहा, किसी को नेगेटिव नहीं कह रहा। यहां खालिस्तानियों ने प्लान किया कि कैसे भी करके सरकार की ऐसी तैसी मारते हैं। सरकार की ऐसी तैसी कैसे मारनी है? तो सरकार की ऐसी तैसी मारने का सीधा सीधा तरीका ये था कि भाई एकदम से सीधी चढ़ाई कर दो। कहाँ चढ़ाई करो? जब आप 26 जनवरी का 26 जनवरी 2021 का मामला देखेंगे तो असलियत में कलेश यही था। लीडरलेस मूवमेंट था। दिल्ली बॉर्डर्स पर जो पंजाब फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, वो लीडरलेस मूवमेंट जानकर बनाया गया था, क्योंकि अगर लीडर होंगे तो बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, लीडर होगा ही नहीं तो बातचीत का नतीजा कहां से निकलेगा? ये फैक्ट है। अब यहां पर 26 जनवरी को जो नॉर्मल सिख हैं वो तो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास का अपनी रैली लगाकर, रैली घुमाकर जाने की तैयारी कर रहे थे,
लेकिन इन खालिस्तानियों ने मोदी सरकार को और ज्यादा भिद पीटने या किसी भी मामले में रेड फोर्ट इंसिडेंट कर दिया। अब यहां पर रेड फोर्ट इंसिडेंट अगर कर दिया तो यहां कैसे किसी मूवमेंट की डायमेंशन या डायरेक्शन चेंज की जाती है वो यहां दिखाई देता है। हालांकि एक पोर्शन यहां दीप संधू का भी नजर आता है, क्योंकि भाई दीप संधू जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे, कैंपेनर भी रहे, सनी देओल के कैंपेनर भी रहे, और एक लंबा चौड़ा उनका रिकॉर्ड बीजेपी के साथ का है। तो बीजेपी के साथ का एक बंदा, बीजेपी के साथ का एक बंदा जो वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन चला रहा है, वो लाल किले के इंसिडेंट में, रेड फोर्ट इंसिडेंट में प्राइम है। तो मेरे को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि इसके बाद का जो मामला है वो और ज्यादा मजेदार मुझे दिखाई देता है। कैसे कि रेड फोर्ट इंसिडेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेड फोर्ट इंसिडेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि रेड फोर्ट इंसिडेंट के पीछे कौन था, आज तक किसी का पता नहीं चला, और क्या था वो भी पता नहीं चला, कौन गुनहगार था वो भी पता नहीं चला। भीड़ है, लेकिन भीड़ के पीछे जो नाम है वो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उसके बाद 27 जनवरी को जो खेल दिखाई देता है, 27 जनवरी 2021 को, वो और खतरनाक है। और उसके बाद एकदम से इमरजेंस ऑफ राकेश टिकैत मुझे दिखाई देता है। यहां पंजाब फार्मर्स के लिए जो मूवमेंट अमरिंदर सिंह ने चालू किया, उसे हाईजैक किया खालिस्तानियों से। और मुझे ऐसा खुलकर लगता है कि खालिस्तानियों जो मूवमेंट चालू किया, हाईजैक कर रखा था, राकेश टिकैत की एंट्री के साथ ही वो खालिस्तानियों के हाथ से मूवमेंट निकलकर राकेश टिकैत के हाथ में मूवमेंट आ गया। राकेश टिकैत बहुत बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा, बहुत बड़े किसान नेता का बेटा। अब तक जो बैटल ग्राउंड पंजाब, जो डोमिनेटिंग पार्ट पंजाब के किसानों का था, खालिस्तान उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा था। सिंधु बॉर्डर मेन सीट ऑफ डिसीजन था, वो अब गाजीपुर बॉर्डर हो गया, दिल्ली यूपी बॉर्डर हो गया। हालांकि यानी यहां वो जो मूवमेंट था वो सेकंड फेज में चला गया। और मेरे को पूरा भरोसा है कि यहां से राकेश टिकैत के साथ ही पूरा किसान आंदोलन खालिस्तानियों के हाथ से निकल गया। लेकिन खालिस्तानी प्रेजेंट थे, आइडियोलॉजी सुगबुगाहट चल रही थी, पंजाब के अंदर सुगबुगाहट चल रही थी, वो साफ नजर आ रहा था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। 21 में सारा मामला है, 22 में इलेक्शन है, पंजाब में भी और यूपी में भी। बीजेपी राकेश टिकैत को जिस तरीके से भुना पाई, और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अंदर अखिलेश यादव और मायावती को किसी मीडिया हाउस में सीट ना देने नहीं दिया, और राकेश टिकैत पूरे के पूरे मामले को कब्जा करके ले गया। ये साफ नजर आ रहा है कि भैया यूपी के अंदर जो इलेक्शन थे उसमें किसान आंदोलन ने फायदा मिला, अपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने दिया। मायावती मेरे ख्याल से एक आधी सीट लेके गई है या जीरो है, कांग्रेस जीरो है। अखिलेश यादव, जिसको पूरी उम्मीद थी कि इस बार वोट मिलेगा, वो गायब है। कुछ सीटें बढ़ी हैं, अच्छे नंबर पे आई, शायद 122 127 सीटें हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा अच्छे नंबर की सीटें यूपी सरकार लेके आई हुई है। यानी यहां खालिस्तान मूवमेंट के हाथ से किसान आंदोलन निकला, और उस किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया बीजेपी ने नवंबर के अंदर। ये मोदी जी ने कहा तपस्या में कमी रह गई, तपस्या में कमी रह गई, अगली बार और मेहनत करके आएंगे, सीधा सीधा यूपी इलेक्शंस में कूद गए, काम खत्म। लेकिन ये खालिस्तानी पंजाब में बैठे हुए थे, इनको समझ में आ गया
इनके हाथ से भले ही मूवमेंट निकल गया, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी सरकार बना दी। अब यहां प्लेयर समझिए कौन कौन है। एक तरफ खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली पावर्स पाकिस्तान, अमेरिका और उसके अलाइज हैं, समझे। दूसरी तरफ आप देखें, माने या ना माने, केजरीवाल सरकार है और भगवंत मान उसका मुख्यमंत्री है। तीसरी तरफ यहां इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट एक प्लेयर की फॉर्म में है और यहां केजरीवाल जो है वो पंजाब के अंदर भगवंत मान है, भगवंत मान गवर्नमेंट है और यहां पर केजरीवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल, अब यहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आकर जुड़ती हुई नजर आती है। अभी इंटरनेशनल भी आएगी, इंटरनेशनल वाले अपना मजा ले रहे हैं और डोमेस्टिक वाले अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। यहां ये गेम है और कुछ नहीं है। खालिस्तान भगवंत मान के को रोज गुर्गियां दिखा रहा है और कोशिश में है कि भाई कैसे भी करके भगवंत मान से इतनी ज़्यादा कंसेशंस लेके कुछ कहने की हद नहीं और दिन पर दिन अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाए। यही कारण है, याद होगा, प्रधानमंत्री महोदय का काफिला रोका गया था सड़कें खोदकर। उसके जस्ट कुछ दिन बाद खालिस्तानियों ने ओपनली रैली निकाली और सीधे तौर पर वो जो दीप संधू था या दीप सिद्धू जो भी नाम था, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ से ये जो पाकिस्तान है, इसका वो जो ISI है, वो एक बंदे को लैंड करवाता है और वो है अमृतपाल सिंह। अब आप सोच कर देखिए, दीप सिद्धू को हटाकर वारिस पंजाब दे का हेड जो है वो एकदम से अमृतपाल सिंह को बना दिया जाता है और भगवंत मान जो है सरकार वो पंजाब के अंदर बंधक बनी हुई नजर आती है। क्योंकि अगर खालिस्तान को हाथ लगाया तो पूरे तरीके से वोट बैंक खिसक गया और हो सकता है सरकार कुछ ही टाइम में गिर जाए। अकाली इस वोट बैंक को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना खुलकर बोल नहीं सकते। भगवंत मान खुलकर बोल रहा है क्योंकि अकाली मतलब भगवंत मान मुख्यमंत्री है। अब केजरीवाल यहां पर, भैया यहां समझिए, केजरीवाल यहां पर गुजरात जा रहा है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, ये अलग घेर रहा है मोदी गवर्नमेंट को, विदेशी अलग घेर रहे। अब इनको क्या दुश्मनी है भैया? इंडिया चाइना वॉर में अमेरिका ने इंडिया से कहा कि भैया हथियार खरीद ले। कहता भाई मैं तो मेक इन इंडिया कर रहा हूँ, घटिया बनेंगे बढ़िया बनेंगे, मेरे अपने बनेंगे, घटिया बनेंगे तो बढ़िया भी बन जाएंगे, तू चिंता मत कर, तू अपने महंगे वाले हथियार अपने पास रख, बाकी देख लेंगे। अमेरिका चिढ़ गया। अब उसके बाद अमेरिका दूसरे देशों को हथियार बेचने पहुंचा तो पता लगा इंडिया भी कह रहा जी मेरा भी तेजस ले लो, मेरी ब्रह्मोस भी ले लो, मेरी पिनाका भी ले लो, और भी जो 2-4-10 हथियार है, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, वो सारे हथियार आजकल इंडिया बेचने की तैयारी में बैठा हुआ है। अमेरिका के हथियार में अच्छे भले ही हैं लेकिन महंगे हद हैं। इंडिया वाले रशियन से ज़्यादा अच्छे हैं और रशियन के कंपैरेटिवली सस्ते, मतलब रशियन जैसे सस्ते भी हैं, और अमेरिका के कंपैरिजन में भले ही थोड़े कमज़ोर हों, क्योंकि टेस्ट तो कहीं किया नहीं, लेकिन सस्ते भले ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ अमेरिका चिढ़ा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अमेरिका और नाटो अलायंस को कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एस जयशंकर ने जो ऐसी तैसी मारी यूक्रेन वॉर में, आप सब नोटिस कर चुके हैं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विदेशियों को पसंद थोड़ा आएगी। यहाँ पर तो ढुलमुल बिचारी सरकार चाहिए जो रोज सत्ता को बनाए रखने के लिए कोशिश में लगी रहती है कि भाई कैसे भी करके मेरा वोट बैंक बचा रहे या मेरी सत्ता बची रहे। और ये जो छोटे मोटे दल हैं, अमेरिका या यूरोप वाले इन छोटे मोटे दलों को अलग अलग लेवल पर भड़काए रखते हैं और अपना उल्लू सीधा करवाए रखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा।
अब केजरीवाल को निपटाना है, और ये तो बस लिकर स्कैम 1+1 फ्री वाली बात कर रहा है। तो आपने कभी नोटिस नहीं किया, नोटिस कीजिए, जब अमृतपाल सिंह ने वो कौन से पुलिस थाने के ऊपर हमला किया और मीडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त खबर आई, चल रही थी कि अमृतपाल सिंह ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, भाई साहब एग्जैक्टली उन्हीं दिनों के अंदर मनीष सिसोदिया जेल में। और मनीष सिसोदिया जेल में होने का मतलब आप समझिए, केजरीवाल का दायां हाथ टूट गया। सत्येंद्र जैन बायां हाथ था, वो पहले चला गया 8.5-9 महीने। मनीष सिसोदिया दायां हाथ है, वो जेल में। केजरीवाल को यहां बांध के बिठा दिया कि बेटा तू खालिस्तान के नाम पे राजनीति करेगा, अच्छा नहीं होगा। भगवंत मान, अब सोचिए केजरीवाल यहां फंस क्यों गया, क्योंकि एक तो लिकर स्कैम, एक के साथ एक फ्री वाली जो स्कीम थी वो सबसे घटिया स्कीम थी, और उसके बाद वो जो लिकर स्कैम हुआ उसके बाद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं एक दो दुविधा में फंस गया कि वहाँ जिस तरीके से अमृतपाल सिंह ने थाने के ऊपर हमला करके थाने को बंधक बना लिया, अपने 4 बंदों को भीड़ जुटा के छुड़ा ले गया, केजरीवाल की थू थू हो रही थी। अब जैसे जैसे इसकी थू थू हो रही थी, भाई साहब इसे समझ में आ गया कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली भी चली जाए, क्योंकि दिल्ली में एंटी खालिस्तान माइंडसेट तगड़े वाला है। केजरीवाल के मुंह से खालिस्तान शब्द एक बार भी नहीं निकला है। ये जलील आदमी कितनी बार, भाई हमारे वो जो अभिनंदन वाले मामले से पहले जब हमारी स्ट्राइक बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, भाई साहब पूछ रहा था सबूत कहाँ हैं। आज तो सबूत भरे पड़े हैं, लेकिन ये भाई साहब ये नहीं बता रहे, नाम नहीं ले रहे कि खालिस्तान का। तो दाल में तो कुछ काला इसी का है। हाँ, खालिस्तान के नाम पे ये निपट गया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अमृतपाल सिंह, अब बीजेपी का ये क्या नाम है, केजरीवाल को समझ में आने लग गया कि भाई साहब आज नहीं तो कल पिटने वाले हैं, और तुम बाहर जाओगे और लोग खालिस्तान के नाम पे तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। बस यही कलेश था, यही कलेश था, और यही डर था केजरीवाल के दिल को। इसीलिए भगवंत मान से बहुत कैलकुलेटेड मैनर में खेल किया गया। यहाँ मोदी सरकार डायरेक्ट आपको नजर थोड़ा ना आएगी। मोदी सरकार तो एक इंप्रेशन क्रिएट कर रही है कि भैया या तो इस अमृतपाल सिंह को जल्दी निपटा, वरना हम आएंगे ना तो तू और पिटेगा, और वो और मारूंगा, और फिर तू भी जाएगा और तेरी सरकार बर्खास्त करेंगे। पॉसिबिलिटी पूरी ये है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी ने केजरीवाल को फ़ोन किया होगा और ये कहा होगा या तो इसे निपटा ले, वरना अभी सरकार बर्खास्त करके अमृतपाल को भी मारूंगा और तू तो जाएगा ही जाएगा अंदर, और 4 नेता अगर पकड़ लिए तो तू जाने वाला है। अब यहाँ केजरीवाल को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर केंद्र सरकार एंटर कर गई और ये अमृतपाल सिंह हत्थे चढ़ गया, तो भाई साहब धो धो के जितना पैसा, जितना स्कैम दारू का और दूसरी चीज़ों का केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, उस सब के नाम उगलवाएंगे, सबकी पैसे का ट्रेल पकड़ा जाएगा, हालत खराब होगी। आनन फानन में पंजाब पुलिस ने सीधा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, आनन फानन में पंजाब पुलिस ने कैंपेन किया। सोच कर देखो, हाई कोर्ट भी कह रहा है अबे 80,000 पुलिस वाले, 100 गाड़ियां एक बंदे के पीछे पड़ी है, बंदा गायब। कोई तो लॉजिक होगा, बंदा गायब। असलियत में वो गायब हुआ नहीं है, उसको एक सेफ पैसेज दिया गया है ताकि वो पाकिस्तान या किसी दूसरे एरिया में भाग जाए और लापता हो जाए, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हत्थे ना चढ़े। क्योंकि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ा तो जितना पैसे का ट्रेल बैकडोर के अंदर खालिस्तानियों का, शराब का और सब चीज़ों का चल रहा है, वो सारा पकड़ा जाएगा। और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, बहुत सारे केजरीवाल के और दूसरे नेता भी अंदर जाएंगे। अब यहां अमृतपाल सिंह को भगा दिया, अब शोर कौन मचाएगा? पाकिस्तान तो बोल नहीं सकता कि उसकी तो औकात ही नहीं है। तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस, नाटो की कंट्रीज,
शोर मचाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। यहां पर इनको चुप इसलिए, अब सोच के देखो, अमृतपाल सिंह आया तो जितने केजरीवाल, जितने भी ये खालिस्तानी थे, सारे अपने बिलों से बाहर निकले और यूनाइटेड नेशन से लेकर दूसरे देशों में भी जहां जहां खालिस्तानी है सारे बाहर आ गए। अब मोदी सरकार ने विदेशी सरकारों के ऊपर, चाहे वो ऋषि सुनक की हो, चाहे अमेरिका वाले हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले हो, सबके ऊपर जो दबाव डाल रखा है कि बेटा ये जितने हमारे एम्बेसी के सामने खड़े हुए ना, अगर इनके ऊपर तुमने केस नहीं किया तो अच्छा नहीं हो। अब वो वाली सरकारें वैसे दबाव में, और भाई साहब विदेशी जमीन पर एक केस बन जाए, बस विदेशी जमीन पर एक केस बन जाए, हालत खराब हो जाती है किसी की भी, ये आप भी मान लेना। और वीजा पासपोर्ट सारे कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, और नहीं भी हुए तो कम से कम मुकदमेबाजी में उनको ऐसा फंसाएंगे कि वहां जीना मुहाल हो जाएगा। तो सोच कर देखिए, पंजाब के अंदर जितने भी खालिस्तानी बैठे हुए थे चूहे, वो सारे अब जेल में हैं, और खुद ना करके इस केजरीवाल से ही करवाया। नतीजा क्या हुआ? केजरीवाल का वोट बैंक केजरीवाल के खिलाफ ही होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ तो ये नहीं पट गया, दूसरी तरफ खालिस्तान के जितने भी चूहे बिल्ली बाहर घूम रहे थे, सबके खिलाफ सबकी फोटोएं आ चुकी हैं, कौन कौन माइंडसेट का वो आ चुके हैं, एक एक करके निपटाना शुरू जेल में। और विदेशों में जो खालिस्तानी बैठे हुए थे, उन सब पे, उन सब के लीडर्स पे अगर 2-2 4-4 मुकदमे इकट्ठे हो गए होंगे और पहचान में आ गए होंगे, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो भी निपटने वाले हैं। एक पंथ में कई काज बिना कोई खासी चाल चले हुए कर दिया गया। नतीजा ये कि अपोजिशन पार्टी जो इनकी थी वो भी कमज़ोर कर दी गई। एक पूरे स्टेट से पूरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। विदेशों में जो इनके दलाल बैठे हुए थे उन सबको भी कहीं ना कहीं बांध दिया गया, और खालिस्तान मूवमेंट दम तोड़ता हुआ नजर आ गया। और वो जो लीडर थे वो कहते हुए जा रहे हैं, ओ पुलिस आ गई, पुलिस 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 आ गई। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि यही पॉलिटिक्स है, खेल है। अगर इन सब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे, एक तरफ अमृतपाल सिंह, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, केजरीवाल कुछ बोल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उंगली तो अमृतपाल सिंह पे उठ रही थी, भाई तू तो इसका तो चोर है ही है। वरना यही केजरीवाल था, भाई साहब इतना छाती पीटा है, रुदाली कर चुका होता और दिल्ली की सड़कों पे रो रो के नागिन डांस कर रहा होता। चुप बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे पता है बेटा तेरे को निपटा दिया गया है। खालिस्तानियों के साथ जाना तूने सबसे बड़ी गलती करी थी। खालिस्तानियों से तूने मदद लेके पंजाब तो जीत लिया, लेकिन खालिस्तानियों की मदद के दम पे तूने दिल्ली हार बैठा है। धन्यवाद।